नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के सेक्शन को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर मैं आपको उन सेक्शंस को अच्छे से समझाऊंगा भी, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट यानी सभी सेक्शन अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के बारे में, जिसमें वर्णित है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर प्रारंभ की बात हो रही है और किसी भी सेक्शन की शुरुआत जो है कहाँ से होती है? एक से होती है, यानी प्रारंभ जो है एक से ही किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 1 में क्या वर्णित है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। संक्षिप्त नाम आपको पता ही है, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। प्रारंभ कब से हुई भारत में? तो प्रारंभ हुई 1 जुलाई सन 2024 से। और अगर लागू होने की बात करें तो हर वह व्यक्ति जो देश के अंदर किसी भी प्रकार का अपराध करता है उसे BNS के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। याद रखिएगा कि भले ही कोई व्यक्ति देश के बाहर से अपराध कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव अगर भारत में पड़ रहा है तब भी उसको BNS के अंतर्गत ही दंडित किया जाएगा। हाँ, इसके अंतर्गत कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे देश के राष्ट्रपति यानी अपने भारत देश के राष्ट्रपति, राज्यों के गवर्नर, विदेशी सरकार के प्रमुख यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी राजदूत, यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव, ये जो हैं इनके ऊपर BNS लागू नहीं होता है। और मान लीजिए कोई भी भारत का नागरिक है, अगर वह दूसरे देश जाकर अपराध करता है तो भी उसके ऊपर BNS लागू होगा, यानी BNS के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। और मान लीजिए भारत का कोई एयरक्राफ्ट है या फिर भारत का कोई शिप है जो भारत में रजिस्टर्ड है, अगर उसमें कोई भी अपराध किया जाता है, भले ही कहीं भी किया गया हो या फिर किसी भी देश के नागरिक द्वारा किया गया हो, तो उसको BNS के अंतर्गत ही दंडित किया जाएगा। और इसमें आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भारत के जल, थल या वायु सीमा में कोई भी अपराध किया जाता है तो उसको किसके अंतर्गत दंडित किया जाएगा? BNS के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2, जिसमें वर्णन है परिभाषाओं का। पहले यह परिभाषाएं जो थी अलग अलग सेक्शन में दी गई थी, लेकिन अब परिभाषाओं को सेक्शन 2 के अंतर्गत बहुत सारे सब सेक्शन बनाकर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है शब्द। परिभाषा मतलब ऐसा माने कि यहाँ पर लिखा हुआ है पराये की भाषा। अपनी भाषा में तो दिया नहीं गया है कुछ, पराये व्यक्तियों की भाषा के अनुसार समझाया गया है। पराये मतलब दूसरे की भाषा, दूसरा मतलब 2 याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में किस चीज़ का वर्णन है? परिभाषाओं का। अब परिभाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो अगर आप इनको याद रख पाएँ कि कौन सा सबसेक्शन के अंतर्गत कौन सी परिभाषा का वर्णन किया गया है तो अच्छी बात है। और अगर आप ना याद कर पाएँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनको भी अलग से एक वीडियो में याद करवा दूंगा। हालांकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आसानी से क्लियर कर लेंगे, जो चीज़ मैंने देखी है। आप इनको अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो अल्फ़ाबेट में है। जैसे कि सबसे पहले बताया गया है एक्ट, ACT एक्ट, तो A सबसे पहले आया। फिर उसके बाद बताया गया है एनिमल के बारे में, तो ये भी A से है, तो फिर सेकेंड में आया। फिर B से कुछ नहीं है, लेकिन C से है चाइल्ड, तो चाइल्ड की परिभाषा दी गई है। फिर उसके बाद कोर्ट की दी गई है। फिर डेथ बताया गया है, फिर डिसऑनेस्टी बताया गया है, फिर डॉक्यूमेंट। तो ऐसा करके अगर आप देखेंगे ना तो सभी चीज़ें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सेट करके दिया गया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाता है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के बारे में, जिसमें साधारण स्पष्टीकरण और पद का वर्णन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो साधारण स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, तो इस स्पष्टी को याद करने के लिए कर लेते हैं स्पष्ट ट्री। ट्री मैच करेगा 3 से, स्पष्टीकरण, ट्री यानी 3, अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 3। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के अंतर्गत क्या वर्णित किया गया है? साधारण स्पष्टीकरण और पद के बारे में। या फिर पद को याद करने के लिए कर लेना है पेड़। ठीक है, पे और द, पेड़ द हो जाएगा, तो पेड़ यानी पेड़, और ट्री, ट्री मतलब 3, पेड़ मतलब ट्री होता है, तो ट्री से भी 3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के बारे में, जिसमें वर्णन है दंड का।
तो दंड को याद करने के लिए डंडा कर लेते हैं। डंडा आपको पता होगा, जो कि गाय भैंस बकरी भेड़ को चराने वाले जो चरवाहे होते हैं वह डंडा लेके चलते हैं। आपने देखा होगा है ना, नॉर्मली वह डंडा लेके चलते हैं ना, जो चरवाहे लोग होते हैं। तो चरवाहे लोग डंडा लेकर चलते हैं। तो चरवाहे में आपको 4 शब्द मिल जाएगा, चरवाहा 4। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 4, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में किस चीज का वर्णन है? दंड का वर्णन है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि दंड जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास। कारावास में भी 2 प्रकार होते हैं, एक कठिन और दूसरा सादा। सादा मतलब नॉर्मल कारावास बस रहेगा, और जो कठिन वाला होता है उसमें श्रम के साथ कारावास, मतलब कारावास में रहते हुए श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जो चौथा दंड का विधान है वो है संपत्ति का समपहरण, यानी संपत्ति को जब्त कर लेना या फिर छीन लेना। पांचवा जो दंड का विधान है वो है जुर्माना, और छठवा जो है वो है सामुदायिक सेवा। जैसे आपने देखा होगा कोई जो नाबालिग बच्चे होते हैं, अगर वो मान लीजिए एक्सीडेंट कर देते हैं ना, तो जो नॉर्मली उनको क्या किया जाता है, बोला जाता है कि आप जो ट्रैफिक सिस्टम है या फिर ट्रैफिक के जो नियम है वो लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए, उनको ऐसी सेवा करने के लिए दे दिया जाता है। तो यह 6 प्रकार होते हैं दंड की। ठीक है, नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 5, जिसमें वर्णन है मृत्यु दंडादेश या फिर आजीवन कारावास का लघुकरण। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, मृत्यु दंडादेश, मतलब मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है या फिर आजीवन कारावास दिया गया है, तो उसके इस दंड का लघुकरण करना। लघुकरण करना मतलब कम कर देना, लघु करना मतलब कम करना होता है। तो मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है या फिर आजीवन कारावास दी गई है, तो उसके दंड को कम कर दिया गया, बहुत कम कर दीजिएगा। मान लीजिए किसी को 10 साल कर दिया गया, 14 साल कर दिया गया, ऐसा हो गया है ना। तो कैसे याद रखेंगे? लघुकरण करना। लघुकरण करना मतलब छोटा करना होता है। तो छोटा, मान लीजिए कोई भी गुब्बारा है, तो अगर आप उसको छोटा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको पिचका देंगे। तो पिचकाने से लघुकरण हो जाता है ना, पिचकाने से लघुकरण हो जाएगा। तो पिचकाना में आपको शब्द मिल जाएगा 5, पिचकाना 5, पचकाना 5। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 में किस चीज का वर्णन है? पचकाने का, मतलब लघुकरण करने का, अर्थात मृत्यु दंडादेश या फिर आजीवन कारावास का लघुकरण। इसके बारे में आप याद रखिएगा कि दंड के जो अपराधी हैं, मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास हुआ है या फिर मृत्यु दंड दिया गया है, तो उस अपराधी की सम्मति के बिना भी जो समुचित सरकार है इस संहिता के अनुसार अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि अपराधी की सम्मति ली जाए। इसके अलावा जो आजीवन कारावास है उसको लघुकृत करके 14 वर्ष से अधिक नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके अंतर्गत कठिन या सादा दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कारावास 2 प्रकार के होते हैं, कठिन या फिर सादा। तो यही बोला गया कि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा, कठिन या सादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 6, जिसमें दंडाविधियों की भिन्नों के बारे में बताया गया है। दंडावधियों की भिन्ने मतलब सजा के अंश की जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। अगर साधारण से शब्दों में समझें तो दंडावधियों की भिन्न करने में जो आजीवन कारावास है उसको 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी को बोला गया है कि आपको आधे जीवन कारावास दिया गया है, मतलब आजीवन कारावास की जगह उसको आधे जीवन का कारावास दिया गया है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति कितने साल जीने वाला है? मान लीजिए किसी को पता हो कि सामने वाला 100 साल जीने वाला है, तो उसको 50 साल का कारावास हो जाए, लेकिन जानकारी तो है नहीं। तो उसको अगर आधे जीवन का कारावास दिया गया है ना, तो उसको क्या माना जाएगा? जो आजीवन कारावास है 20 वर्ष का माना जाएगा, तब उसको आधे जीवन का कारावास मतलब 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत केवल इसी चीज की बात की गई है, दंड के यानी सजा के अंश की जानकारी दी गई है। याद कैसे रखेंगे? यहां पर शब्द आपको मिल जाएगा दंडाविधियों की भिन्ने। याद करने के लिए कर लेते हैं दंडाविधियों की भिन्नताएं। भिन्नता मतलब प्रकार होता है नॉर्मली याद करने के लिए। और मैंने आपको बताया था दंड के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? तो मैंने आपको बताया था मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समापहरण, जुर्माना और सामुदायिक सेवा, इतने बताए थे। तो 6 प्रकार के होते हैं। तो भिन्नताएं अगर देखें तो दंडाविधियों की जो भिन्नताएं हैं 6 होती हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 में किस चीज का वर्णन है? दंडाविधियों की भिन्ने यानी सजा के अंश का वर्णन है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दंडाविधियों की भिन्नों में छोड़ना शामिल नहीं है,
है ना। किसी व्यक्ति को छोड़ देना मतलब तुरंत छोड़ देना शामिल नहीं है। तो छोड़ना में 6 शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 के बारे में, जिसमें दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामले में संपूर्ण कारावास उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि मान लीजिए किसी को कारावास हुआ है या फिर संपूर्ण कारावास हुआ है, तो उसमें क्या रहता है कि कितना जो है कठिन होगा और कितना सादा होगा, पूरा कठिन या पूरा सादा, या थोड़ा कठिन और थोड़ा सादा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कितना क्या होगा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बात हो रही है कठिन या सादा की। सादा को याद करने के लिए साता कर लेते हैं, सादा साता। ठीक है, कठिन कारावास या फिर सादा कारावास, सादा को साता यानी 7, सेक्शन 7। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास उसका कोई भाग कठिन या सादा होना भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन में वर्णित है, तो सेक्शन 7 में वर्णित है। फिर है भारतीय न्याय संहिता की धारा 8, जिसमें जुर्माने की रकम का जुर्माना आदि के भुगतान के व्यतिक्रम करने पर दायित्व का वर्णन है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जुर्माने की। जुर्माना में आपको शब्द मिल जाएगा जोर माना, जोड़ने की बात हो रही है। जब जोड़ने की बात आती है तो मन में सबसे पहला शब्द आता है हाथ जोड़ना, जो कि हमारी संस्कृति है, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना। तो हाथ जोड़ना, हाथ फॉर 8, हाथ 8, जोड़ना फॉर जुर्माना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जुर्माने की रकम का जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर दायित्व का जो वर्णन है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 में किया गया है। फिर है भारतीय न्याय संहिता की धारा 9, जिसमें कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का वर्णन है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कई अपराधों से मिलकर क्या बना है, एक नया अपराध बना है। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, तो कई अपराध किए थे उससे मिलकर एक नया अपराध बना है। नया मतलब न्यू, न्यू यानी 9, न्यू अपराध 9 अपराध, तो 9 यानी सेक्शन 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में किस चीज का वर्णन है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का। इसमें मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। मान लीजिए मैंने आपको एक डंडा मारा और एक डंडे के लिए मुझे 1 वर्ष की कारावास होनी है। मैंने क्या किया कि एक डंडे के बाद आपको लगातार 50 डंडे मारे, तो एक डंडे के लिए 1 वर्ष का कारावास था। तो नॉर्मली मुझे 50 डंडे के लिए 50 वर्ष का कारावास मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे उस अपराध का एक अपराध बना के, मतलब मान लीजिए मैंने आपको एक डंडा मारा तो मुझे 1 साल की सज़ा होनी थी, अब 50 डंडे मारे हैं तो मुझे 5-6 साल की सज़ा हो जाएगी। मतलब एक अपराध बना के उसके बदले मुझे दंड दिया जाएगा। अब इसमें एक ही स्थिति और होती है, मान लीजिए मैं आपको मार रहा हूँ, 20-25 डंडे आपको पड़े और आपके दोस्त ने आपको पिटते हुए देख लिया तो वो बीच में आ गया, 4-6 डंडे उसको भी पड़ गए। तो मेरी जो स्वेच्छा उपाधि थी, यानी जो मेरा मोटिव था वो आपको मारना था, आपके दोस्त को मारना नहीं था, लेकिन बीच में आया तो उसको भी डंडे पड़ गए। तो अब मुझे 2 अपराध के लिए दंड मिलेगा। एक मेरी स्वेच्छा उपाधि के लिए, मतलब जो मेरा मोटिव था आपको मारना था, तो उसके लिए मुझे दंड तो मिलेगा, साथ ही साथ आपके दोस्त की भी पिटाई हो गई तो उसके बदले भी मुझे दंड मिलेगा। तो 2 अपराध कहलाएंगे और 2 दंड मिलेंगे। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 के बारे में, जिसमें वर्णन है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। मतलब मान लीजिए कई अपराधों के लिए दोषी जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके ऊपर कई सारे अपराध दर्शाए गए हैं कि इसने ये अपराध किया है, लेकिन यह वर्णित नहीं है कि उसने कौन सा वाला अपराध किया। मतलब फिक्स नहीं है कि उन अपराधों में से उसने कौन सा अपराध किया है पर्सनली। तब इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को केवल एक ही अपराध के लिए सजा दी जाती है, और वो भी कौन सा अपराध, जो सबसे कम हो, मतलब जिसका दंड सबसे कम हो उसी के लिए उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि संदेह था कि सामने वाले ने कौन सा अपराध किया है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए।
दोषी, दोषी मतलब 10 शब्द आपको मिल जाएगा, है ना, दोषी 10। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध के लिए दोषी है। यह किस धारा में नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 10, जिसमें वर्णन है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। मतलब ऐसा समझिए कि कई अपराधों के दोषी एक व्यक्ति के लिए दंड की बात हो रही है। मान लीजिए कई अपराध किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन यह संदेह है कि उसने कौन सा अपराध किया है। तो अगर सभी अपराध, मतलब कई अपराध की बात यहाँ पर हो रही है, तो अगर सभी अपराध के लिए एक ही प्रकार के दंड का विधान नहीं है ना, तो संदेह है कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, तो उसको सबसे कम दंड वाला जो सजा है वह दी जाएगी, क्योंकि संदेह है कि उसने कौन सा अपराध किया है, तो जिसमें सबसे कम दंड होगा वही वाला दंड उसको दिया जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए, दोषी शब्द दोषी, दोषी मतलब 10, तो 10 अर्थात धारा 10। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। अगर कंफर्म होता कि वो किस अपराध का दोषी है तो वही वाली सजा दी जाती। अब ये पता नहीं है, संदेह है, तो सबसे कम वाला दंड दे दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 11, जिसमें एकांत परिरोध का वर्णन है। कैसे याद रखेंगे, एकांत को याद करने के लिए कर लेते हैं एक एकांत, एकांत एक एक का अंत। याद करने के लिए एक और एक क्या होता है, 11 होता है, एकांत एक एकांत, तो एक और एक 11, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 11। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 में किस चीज का वर्णन है, एकांत परिरोध का। एकांत परिरोध के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो एकांत परिरोध है यह कठोर कारावास की अवधि में दिया जाता है। तो अगर जो कारावास की अवधि है 6 माह से कम है, तो जो एकांत परिरोध है वो 1 माह से अधिक नहीं होगा। अगर कारावास 6 माह से 1 वर्ष के बीच में है, तो जो एकांत परिरोध है ये 2 माह से अधिक नहीं होगा। और अगर कारावास 1 वर्ष से अधिक का है, तब एकांत परिरोध जो है वो 3 माह से अधिक नहीं दिया जाएगा। एकांत परिरोध का मतलब आपको पता होगा ना कि सभी कैदियों से एक कैदी को अलग कर देना। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 के बारे में, जिसमें एकांत परिरोध की अवधि का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अवधि की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम कितना रखा जाएगा, ये चीजें बताई जा रही हैं। इससे पहले एकांत परिरोध के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर अवधि की बात की गई है, एकांत परिरोध की अवधि। तो एकांत जो है वो कहाँ पर खत्म होगा, तो एकांत मैंने आपको याद करवाया एक एक का अंत। जैसे ही एक एक का अंत हो जाएगा तो उसकी अवधि भी खत्म हो जाएगी। याद करने के लिए समझिए कि एक एक का अंत हुआ, जैसे ही 1 2 आया, एक एक का अंत 1 2 आया, ऐसे ही एकांत परिरोध की अवधि खत्म हो गई। तो 1 2 आते ही एकांत परिरोध की अवधि खत्म, क्योंकि एकांत कहाँ तक था, एक एक का अंत तक था, तो 1 2 हो गया तो अवधि खत्म हो गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि का वर्णन किया गया है। अब इसमें आप ये समझिए कि एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब आप सोचिए कि किसी को लगातार 30 दिन के लिए एकांत परिरोध कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, एक बार में 14 दिन। और याद रखिएगा कि अगर 14 दिन का एकांत परिरोध दिया गया है ना, तो सामने वाले को कम से कम 14 दिन का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। मतलब 14 दिन फिर उसको गैप दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 14 दिन का एकांत परिरोध दे दिए, फिर 2 दिन के लिए बाहर निकाले और 2 दिन के बाद फिर 14 दिन के लिए भेज दिए, बिल्कुल नहीं। 14 दिन के लिए अगर रखा था तो कम से कम 14 दिन के लिए बाहर सबके साथ रहेगा, फिर आप दोबारा उसको एकांत परिरोध दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कारावास जो है वो 3 माह से अधिक का है, तब दिए गए संपूर्ण कारावास में किसी एक मास में एकांत परिरोध जो है वो 7 दिन से अधिक नहीं होगा।
याद रखिएगा कि जब 7 दिन का भी अगर एकांत परिरोध दिया जा रहा है ना, तो उसको फिर 7 दिन का गैप कम से कम बीच में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 के बारे में, जिसमें पूर्ण दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड का प्रावधान है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा पूर्ण दोष सिद्ध के पश्चात। ठीक है, तो दोष सिद्ध की बात हो रही है, तो दोष सिद्ध को याद करने के लिए कर लेते हैं दोष सिद्ध, यानी सीढ़ियों की बात हो रही है, दोष सीढ़ी की बात। तो ऐसा मानिए कि अगर कोई सीढ़ी चढ़ के जा रहा है घर में, तो जाहिर सी बात है वो टेरेस में पहुंचेगा, है ना, टेरेस यानी छत पे पहुंचेगा। तो टेरिस मतलब तैरी, 13 शब्द मिल जाएगा, टेरिस टेरिस यानी 13 शब्द। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 में पूर्ण दोष सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 14, जिसमें विधि द्वारा अबाध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अबाध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी सीधा सा आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि विधि द्वारा अबाध है, या यानी विधि द्वारा बधा हुआ है, या फिर तथ्य की भूल के कारण, उसको तथ्य पता नहीं है, भूल के कारण उसको ऐसा विश्वास है खुद पर कि वो विधि के अनुसार ही कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ऐसा मानिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है ना कि वो विधि के अनुसार सही कार्य कर रहा है, तो सामने वाले को तो पता है कि गलत कर रहे हैं, फिर भी जो कर रहा है उसको विश्वास है अपने ऊपर कि वो विधि के अनुसार कार्य कर रहा है, उसको तथ्य की भूल है, तो वो चौड़ा हो रहा है ना। क्यों चौड़ा हो रहा है? कि उसको पूरा विश्वास है कि वो जो कार्य कर रहे हैं ना विधि के अनुसार कर रहा है, विधान के अनुसार, लॉ के अनुसार कर रहा है, इस कारण से चौड़ा हो रहा है ना। तो चौड़ा फॉर 14 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 में किस चीज़ का वर्णन है? विधि द्वारा अबाध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अबाध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का वर्णन है। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए कोई वरिष्ठ ऑफिसर है, उसने आदेश दिया सैनिक को कि सामने जो भीड़ है उसमें गोली चलाना है। अब सैनिक जो था उसके अफसर ने उसको बोला कि गोली चलाना है, वरिष्ठ ऑफिसर था तो उसने उसके आदेश का पालन किया, उसने गोली चला दी। तो सामने कितने भी मर जाएं, लेकिन जो सैनिक है वो अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो विधि द्वारा अबाध्य है, उसने अपने जो वरिष्ठ ऑफिसर है उसकी बात मानी है। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे पकड़ के लाना है। ठीक है, तो पुलिस वाला मेरे पास आया और मुझे पकड़ने के बजाय उसने जांच में ये पाया कि आप जो हैं आप मैं हूँ। ठीक है, मतलब मेरा नाम अगर शिवम है तो उसने जांच की तो उसने ये पाया कि आप शिवम हो, तो आपको उसने पकड़ लिया। तो अगर आपको पकड़ के वो ले जा रहा है ना, तो फिर वो दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जांच की थी तो उसको ये लगा था कि आप दोषी हो। ठीक है, आप जो है वो मैं हूँ, इस कारण से वो आपको ले गया, इस कारण से वो दोषी नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 15 की, जिसमें न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश के कार्य का वर्णन है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, न्यायिकता में आपको शब्द मिल जाएगा नाविकता, नाव टाइप का शब्द। नाव आपको पता है, जो नाव होती है वो कहाँ चलती है? पानी में चलती है। नाव पानी में चलती है। पानी फॉर पानी दरा यानी 15, पानी दरा 15। तो आप ऐसे याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 15 में किस चीज़ का वर्णन है? न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश के कार्य का वर्णन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अपना पार्ट 1 था उसको इस तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको भारतीय न्याय संहिता के सभी जो धाराएं हैं, सभी जो सेक्शन हैं, उनको एक एक करके याद करवा दूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर मुझे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा तो मैं आपको जल्द से जल्द भारतीय न्याय संहिता की सभी सेक्शन जो हैं वो ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।